मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामती न्यूज़ के प्रोग्राम सुखन दरीचे में आपको खुशामदीद। सुखन दरीचे गुफ्तगू के दरीचे खोलने के लिए एक ऐसी कोशिश और काविश कि जिसमें हम इल्म व अदब से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराएंगे। गुफ्तगू खुलेगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन ज़्यादा दूर हम जाने नहीं देंगे। कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से वक्त में आपको जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं उसके मुख्तलिफ़ पहलू आपके सामने आ सकें। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब अनवार अहमद साहब। अनवार अहमद साहब अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात में तो खैर रहे ही हैं, लेकिन कलम से इनका एक पुराना रिश्ता है। लिखते हैं और बहुत खूब लिखते हैं। हाल ही में इनकी किताब सामने आई जिसका मौजू या जिसकी गुफ्तगू या जिसका महवर उन शख्सियात के हवाले से खाके थे कि जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी। ये किताब मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको इसका सारे वर्क भी दिखाता हूँ और ये आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ खाके, कुछ बातें, इसमें रक़्स रूमी का टाइटल दिखाया गया है, तो इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अनवार अहमद साहब आपको खुशामदीद कहूँगा अपने इस प्रोग्राम में, और मैं ये चाहूँगा कि बात यहीं से, जब किताब की बात हो ही रही है तो इसी से हम शुरू करते हैं। कुछ खाके, कुछ बातें, इसमें आपने क्या लिखा है? जी साहब, इसमें मैंने अपनी कुछ प्यारे लोगों के जो मेरे अतराफ़ में थे उनके कुछ खाके लिखे हैं, कुछ याददाश्तें हैं और कुछ वो आसपास के जो मसाइल समाजी, माशरती या सियासी जिस पर मैं मुख्तलिफ़ कॉलम्स वगैरह लिखता रहा हूँ, तो वो इसमें शामिल हैं। कुछ इसमें खट्टी मीठी सी बातें हैं, कुछ तलखियाँ हैं, कुछ बातें हैं जो मैंने चाहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं कि उससे भी इत्तेफाक करने इख्तिलाफ़ राय हो सकता है। तो बस मैंने जो दिल में थी बिला का मुकास सच, बग़ैर किसी मुल्लमा, बग़ैर किसी आमेज़िश के, वो मैंने लिख दी। और किताब लिखने का सिर्फ मकसद यही था कि जैसा मैंने देखा, जो मैंने सोचा, और वो आगे नस्ल तक भी जाए। अच्छा, ये बताइए कि ये इस किताब का, मैंने तो खैर ये किताब पढ़ी है और हमारे नाज़रीन में से जिन लोगों ने पढ़ी होगी और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो पढ़ें, तो एक सवाल ज़हन में उभरता है कि आपकी तहरीरों का महवर है क्या, माजी, हाल या मुस्तकबिल? मेरे ख़्याल में माजी तो बहरहाल है इसमें कि, और हाल से अगर आप कहें कि मतलब हाल इस तनाजुर में कहें कि जो सियासी और समाजी हालात हैं, जो माशरती बनाव या बिगाड़ है, वो हाल इसको कह लें आप। और माजी का सिर्फ मैंने निशानदेही की है कि इन जो अफरा तफरी और जो कुछ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं था पहले, तो उसका शायद किसी हद तक तदारुक या किसी हद तक उसके लिए कोशिश की है, सोच की हद तक कि उसमें शायद कुछ बेहतरी आ सके। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त नई नस्ल है वो माजी से कुछ दिलचस्पी रखती है? और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आपके माशाल्लाह से बच्चे कितने हैं और क्या वो उनको इस किताब के पढ़ने में कोई दिलचस्पी है या सिर्फ इसलिए कि मेरे वालिद ने लिखी है तो बहुत अच्छी किताब होगी? क्या पहले इसके देखिए, आपने दो हिस्से हैं। पहली बात तो आपने एक जनरली बात करी आजकल के नौजवानों की, तो उसका मैं बहुत ज़्यादा कसूरवार अपनी नस्ल को देता हूँ कि हमने शायद उन तक किताब पहुँचाई नहीं या उन तक सच नहीं पहुँचाया। तारीख़ को भी हमने और हालात को भी हमने तोड़ मोड़ के पेश किया और उनके सामने शायद हम उनके कसूरवार हैं कि हमने उनको पाकिस्तान की वही सही तस्वीर या सही तशख़्ख़ुस या सही वो जो एक होना चाहिए था माशरे का, वो हम नहीं दे सके। दूसरी बात ये कि बच्चों को मैंने अपने तौर पे तो देखा है, किताबें पढ़ते हैं वो, और हालांकि वो सारे अंग्रेज़ी से ज़्यादा वो हैं, लेकिन मेरे घर में चूँकि किताबें रही हैं और मेरे बच्चों ने किताबें देखी हैं और मैं उनको कहता भी रहा हूँ हमेशा कि बेटा किताब पढ़ा करो, तो वो फैज़ को भी पढ़ लेते हैं और मंटो को भी पढ़ लेते हैं
और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे भी पूछ लेते हैं, मैं भी उनको बता देता हूँ। तो कम से कम किताब मेरे घर में है, मेरे बच्चों तक है किताब। और मैं जब जाता हूँ, अमेरिका में मेरे बच्चे हैं, तो मैंने सब बच्चों के घर में कुछ ना कुछ किताबें रखी हुई हैं और उनसे मैं पूछता रहता हूँ, बेटा तुमने ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी। और उनकी अपनी मसरूफियात जो आजकल के ज़माने फिर ज़माना है कि वो अब तो देखें तालीम बराए मुलाजमत हो गई है, तालीम बराए इल्म ख़त्म हो गया है। तो मुलाजमतों में बच्चे इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो इतना पढ़ लेते हैं कि उनको नौकरियाँ मिल जाएँ, और इल्म की हद तक तो बहुत कम अब रह गया। मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि किताब माशरे से गायब होती जा रही है और हो चुकी है तकरीबन। तो ये एक अलमिया है हमारा। लेकिन आपने जो मगरबी माशरे का हवाला दिया, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। उसके साथ इस बात को भी जोड़ दीजिए कि मगरबी माशरे में किताब ख़त्म हो गई है क्या? देखिए, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा मेरा जो है वो अमेरिका में एक अच्छी बड़ी कंपनी का अच्छी ओहदे पर है। फिर बेटी है मेरी जो हाउस लेडी है, जो घर के काम जिस तरह के होती हैं, हाउस मेकर, वो है। और उसके बाद मेरा एक बेटा है जो डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है अमेरिका में। और सबसे छोटा साहबजादे जो मेरे हैं वो भी अमेरिका में है, वो एप्पल में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि किताब के हवाले से जो आपने कहा, मुझे ये खुशी होती है अमेरिका में देखकर, यूरोप में भी मैं काफ़ी मैंने ट्रैवलिंग की है, कि वहाँ तमाम तर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक यादात के बावजूद किताब वहाँ पर है। और वहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, बार्न्स एंड नोबल्स हैं, और ये हैं वहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, किताब पढ़ते हैं। किताब वहाँ से मसाल लेते हैं, किराए पर लेते हैं, किराए पर तो नहीं, वहाँ मिल जाती हैं किताबें। इसके अलावा मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी अपने पोतों नवासों में, कि किताब उनको स्कूल से मिलती है और हफ्ते 10 दिन के बाद उनसे उस किताब पर सवालात भी किए जाते हैं। तो किताब मैंने वहाँ पर बुक स्टॉल्स देखी हैं, बस स्टॉप पर भी और रेलवे स्टेशन पर भी, हवाई अड्डों पर भी। तो वहाँ पर किताब ज़िंदा है अभी। हमारे यहाँ अफ़सोस की मुकाम ये है कि हम जब डिजिटल उस पे आए वो, तो हमने किताब को तो छोड़ दिया, जबकि हमारा माज़ी यही था कि हर मोहल्ले में किताबें होती थीं, लाइब्रेरीज़ होती थीं, घरों में अखबार रसाले आते थे। अब तो बदकिस्मती है कि लोगों के घर में अखबार भी नहीं आते हैं। तो अब पढ़ने को मिले तो बेचारों को कहाँ से मिले। आज तो जो मटेरियल मिल रहा है, जो टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं, जो चीज़ें दिखा रहे हैं, वो उससे किसी किस्म की कोई बेहतरी की उम्मीद तो नहीं है मुझे। देखिए, अब आजकल के दौर में जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, जो हमारी हथेली पे आ गया है, इसमें पीडीएफ पे भी किताबें हैं और बेतहाशा, मतलब एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला समुंदर है। किताबें भी हैं, शायरी भी है, लिटरेचर भी है। गो के शुत्र बेमहार की तरह है कि हर तरह की चीज़ उसमें चली आ रही है। लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि ये किताब का ये डिजिटलाइज होना ये एक मस्बत चीज़ है या मनफी? देखिए, मैं समझता हूँ किताब का नेमुल बदल कुछ नहीं है। आप डिजिटल है या पीडीएफ है या ये है वो है, पढ़ लें। एक तो वो किताब का जो एक चाशनी है, जो एक मज़ा है, जो किताब का एक लम्स है, वो आपको ये टेलीफोन इसके ऊपर, और ये जो चीज़ें आजकल हैं, लैपटॉप है या नोटबुक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर वो आ ही नहीं सकता। जो मैंने एक जगह कहीं शायद कहा था कि जो किताब जब आप पढ़ते हैं और लेट कर, और आप उसको थूक से वो उंगली से आप सफ़ा पलटते हैं, और किताब की एक जो एक खुशबू होती है, और फिर कभी सोते नींद आ गई तो आपने किताब सीने पर रखी, आप सो गए, या आपने अपने तकिए के नीचे रख ली, और फिर आँख खुली, आपने उठ के फिर आपने किताब खोल ली, वहीं से शुरू कर दी। तो किताब से जो एक रिश्ता था, जो किताब से एक क़ुर्बत थी, वो इन चीज़ों में वो जज्बातियत नहीं है किताब वाली, और किताब जमा करने का शौक़, और किताब की एक मतलब वो किताब का एक अलग ही इश्क है। हम ये कह सकते हैं क्या ये डिजिटल जो मीडिया है इसने आहिस्ता आहिस्ता हमें दोबारा से अंगूठा छाप बना दिया? बिल्कुल। अब आप देखें, लोग लिखना भी भूल गए हैं, और मतलब कि वो जो एक लिखाई होती थी, खुशखस होती थी, वो तो तस्वर ही ख़त्म हो चुका है। अब वो बॉल पॉइंट और ये और वो, जिस तरह हमने लिखा था कि वो 4 लाइनों पे लिखते थे, खुशखती भी होती थी, और बाकायदा उसके सबक होते थे कि खुशखत लिखना है, अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब वो
किताब उस पर पढ़ लेते हैं, शायद इम्तहान तो पास कर लेते होंगे, लेकिन वो इसका इम्पैक्ट वो नहीं होता है जो एक किताब का होता है। किताब आपके दिमाग में जाके छप कहीं जाके पीछे रह जाती है। ये चीज़ें आप वक्ती तौर पर पढ़ते हैं और वक्ती तौर पर आपने कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप गूगल पे गए या पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ गए आपने, वो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। और वो अच्छा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मतलब उसकी कोई वो नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, बस वो है और आप उसको यकीन कर लें, वन वर्जन है वो, सनद नहीं है। सनद उसकी कोई नहीं है, सनद कोई नहीं है। वो हर एक आदमी ने जो उसमें डाल दिया वही है बस। वो अब यूट्यूब के चैनल्स हैं, यूट्यूब पे चीज़ें चल रही हैं और उसमें मतलब अलावा अक्सरियत, मैं सबको नहीं कहूँगा, अलावा कचरा और उसके मतलब मुझे तो कुछ मकसदियत नज़र नहीं आती उसमें। मतलब ये अगर इसको आप कह सकते हैं कि ये गार्बेज है, लेकिन गार्बेज में से भी कोई अच्छी चीज़ें तलाश करना ये बुज़ुर्गों का फरीज़ा है या नई नस्ल का? देखिए बुज़ुर्ग तो इस चीज़ में बहुत कम इन्वॉल्व हैं, तो बुज़ुर्गों के पास मेरे ख्याल में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना, जैसे कि मैं हूँ, मुझे सब नहीं आता है। ये सब बच्चे ही करते हैं और बेचारे वो अपने हद तक करते हैं। गार्बेज तो शायद सख्त लफ्ज़ में हमने कह दिया है, वो अपने तौर पर कर रहे हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कि कोई मकसदियत उसकी नहीं आती है, कोई सनद नहीं होती है उसकी। और वक्ती तौर पर उनको इल्म की शायद कुछ चाशनी मतलब तशनगी ख़त्म हो जाती हो तो हो, लेकिन उसमें कुछ रहता नहीं, मैं समझता हूँ। अब देखिए ना, अब ये जैसे गालिब का कोई शेर है या अल्लामा इकबाल का कोई शेर है, तो ये हमें नेट पे तो बेतहाशा दस्तयाब हैं और दुरुस्त हैं या नहीं हैं। और बहुत सारे तो आपने आजकल एक रीत चल पड़ी है कि इकबाल का नाम लिख देते हैं, फैज़ का नाम लिख देते हैं, फराज का नाम लिख देते हैं, जो कि वो होते नहीं। तो उनकी रहनुमाई के लिए किताब ही बेहतर ज़रिया है कि अगर आपको कुलियात इकबाल आपके पास है, दीवान गालिब आपके पास है, तो उसमें से आप असल शेर या असल मिसरा जो है वो देख लें। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या फरमाया आपने, ऐसी ऐसी नज़में और गज़लें आती हैं और बड़े बड़े शायरों के नाम से, अल्लामा के नाम से, मजाज और जोश और फराज के नाम से, कि दिल चाहता सर पीट लें कि ना उनकी ज़मीन है, ना उनका अंदाज़ है, ना उनका तरीक़ा है, मतलब जो उनकी एक शेरियत होती थी उसमें वो नहीं है, लेकिन लोगों ने नाम लगाए हुए हैं। तो बात वही है कि आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, किताबी की तरफ जाना पड़ेगा आपको, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वाकई इनका कलाम है कि नहीं है। तो किताब की अफादियत तो अपनी जगह रहेगी। अनवार साहब, ये बताइए कि आपके माशाल्लाह से आपने बताया कि 4 आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों को कुछ दिलचस्पी है इन अदबी मामलात में? आपकी मिसेस को दिलचस्पी है और आप क्या समझते हैं कि मतलब उनको वो राइटर बनेंगे? मेरे ख्याल में मेरे एक बेटे में तो जो डॉक्टर है उसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो लिखता लिखाता रहता है वो, और अपने कॉलेज के मैगज़ीन में भी उसने कुछ लिखा है और एक आध उसका किसी जगह छपा भी है, डॉन में शायद उसने लिखा था लेटेस्ट टू एडिटर के अंदर। और बाकी तो पढ़ने की हद तक है, लेकिन अभी तक शायद मेरा ख्याल लिखने का भी नहीं है। और आपने बेगम का पूछा तो बेगम का तो ये है कि वो इसको बहुत फजूल काम समझती हैं और यही कहती हैं क्या तुम लिखते उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हो और किसी ने कोई आपको कुछ मतलब को नुकसान न पहुंच जाए, आपकी बातें बड़ी बात तल्ख भी होती हैं। तो लेकिन ये कि मैं सुनती हैं मेरी चीज़ें, वो पढ़ती भी हैं और इजहार बहुत अच्छा, बहुत आम तौर से नहीं करती। अच्छा, हमने आपके घर में देखा, हम इनके घर में मौजूद हैं, तो जगह जगह पे बहुत सारी पेंटिंग्स हमने देखी हैं, बहुत सारे कैलीग्राफी के नमूने भी हमने देखे। तो आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि ये आपने बनाया है, किसने बनाया है, और ये इसके बारे में कुछ तफसील से हमें आगाह कीजिए। देखिए ये कैलीग्राफीज़ और पेंटिंग्स जो हैं ये मेरे मरहूम भाई जनाब इकबाल अहमद फैसल की बनाई हुई हैं और वो स्टेट बैंक के आर्टिस्ट थे। इसके अलावा वो सादकान के साथ उन्होंने बहुत एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया है। स्टेट बैंक की जो आर्ट गैलरी है 3rd फ्लोर के ऊपर, उसमें जो म्यूरल्स लगे हुए हैं, पेंटिंग्स लगे हुए हैं, उसमें हमारे इकबाल भाई का बहुत उनके साथ रहा है एज ए जूनियर आर्टिस्ट, जो उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था उनके साथ काम करना। तो बल्कि मैं समझता हूँ उनकी पेंटिंग में किसी हद तक उनका रंग भी झलकता है और ये सब तस्वीर उन्हीं की हैं। और अच्छा, ये बताइए अनवर साहब कि
घरेलू ज़िंदगी में आपका इल्म व अदब से ये शग़फ़ आपकी माशरती ज़िंदगी के हवाले से कुछ मुमिद व माविन होता है? यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी बेगम नाराज़ है तो क्या वो आपको शेर या मिसरा सुना के उनको राज़ी करते हैं? कोशिश करता हूँ कि कुछ सुना दूँ और समझ भी लें वो। और लेकिन ये कि बचपन से माहौल था घर का। मैं तो ज़्यादा अदबी टाइप का नहीं था, अपने घर का सबसे शायद नालायक था उर्दू अदब के हवाले से। लेकिन ये कि किताबें हर देखी बचपन से, घर में देखी, वालिदैन को देखी, भाइयों को देखी, अखबार रसाले आते थे। भाई साहब मेरे, सबसे बड़े भाई साहब मेरे जो थे वो सहाफ़त से मुंसलिक थे, तकरीबन 45 साल सहाफ़त से रहे। मॉर्निंग न्यूज़ में, हुर्रियत और जंग ग्रुप में, फिर आखिर में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो बिजनेस रिकॉर्डर में थे वो। उनका नाम बता दीजिए। आफाक अहमद साहब। और लेकिन मैंने कि उस ज़माने में जो मैंने जर्नलिस्ट देखे, जो मेरे ख़ानदान में भाई, बड़े भाई थे और भी कुछ लोग थे, वो बेचारे जर्नलिस्ट जो है ना, और आप आजकल के जर्नलिस्ट जो मैं देख रहा हूँ, बड़ा फ़र्क है कि वो अब तो करोड़ों लोग होते हैं ये, और किस्म किस्म की गाड़ियाँ और गार्ड। वो बेचारे रिक्शा टैक्सी पर सफ़र करते थे और बेचारे हैंड टू माउथ रहते थे। लेकिन अब तो जर्नलिस्ट होना एक बड़ा एजाज़ है। आप क्या समझते हैं कि जो सहाफ़त है उसको हुसूल ज़र के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। ज़ाहिर है कि सहाफ़ी भी उसके भी बच्चे होते हैं, अपने माशरे में रहता है, लेकिन उसको बेचना नहीं चाहिए। यकीनन वो अपना रिस्क कमाएगा और कमाना चाहिए उसको, और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन उसको अपना कलम बेच देगा तो फिर सहाफ़त तो नहीं रह जाएगी। आप उसको कोई भी नाम दे लें, बहुत सारे नाम जहन में आ सकते हैं, लेकिन वो फिर सहाफ़त ना कहें उसको आप, तो फिर आप कुछ और चीज़ हो जाती है। ये तो हम, अगर मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल पीछे भी ले जाऊं कि गालिब का दौर लीजिए या और दीगर जो भी शुरा रहे हैं, वो दरबार की न्याज़मंदी उनकी कामयाबी में काफ़ी हद तक असरानंदाज होती रही है। तो बने शहर का मसाइब पर इतराता वाली बात है। तो लिटरेचर के हवाले से ख़ास तौर पे और सहाफ़त के हवाले से बिलमूम अगर कोई सच्ची बात है मिसाल के तौर पे, और वो किसी की तारीफ़ में जा रही है और लोग कहते हैं कि जी उसने कोई लिफाफा ले लिया होगा, कोई पैसे ले लिए होंगे, इसीलिए उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो ये पहलू आप क्या समझते हैं, काबिल एतराज़ है? देखिए, बग़ैर किसी वजह के इल्ज़ाम देना तो अच्छी बात नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि असातिज़ा जो थे गालिब में और सारे जितना थे, ये दरबारों से मुंसलिक होते थे, और नवाब दक्कन और नवाब भावलपुर और भोपाल और मुख्तलिफ़ रजवाड़े और रियासतें होती थी जहाँ जिन्होंने बड़ा फ़रोग़ दिया अदब को, और वो तारीफ़ें भी करते थे उनकी। लेकिन उनका जो एक अमूमी कलाम होता था जो आवाम के लिए, वो एक पैगाम होता था, और वो सबके लिए वो एक जैसा होता था। अब जो आप लिफाफा सियासत की बात कर रहे हैं, ये तो एक नई चीज़ पैदा हुई है, जो मैंने कम से कम 15-20 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है ये। उससे पहले भी कुछ लोग थे जो कलम बेच दिया करते थे। तो वो शायद किसी ने कहा था कि वो ए जज्बा दिल तूने बिकने न दिया मुझको, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। तो ऐसे लोग हैं जो मेरे मामू मरहूम नाजिश प्रतापगढ़ी, उनकी एक तवील नज़म है मताए कलम। इसलिए शायर व कलमकारो, कलम उठाने से पहले कलम को पहचानो, कलम जो बिक गया तो एक रात खून एक नस्ल खून रोएगी। बहुत काफ़ी लंबी तवील नज़म है ये। उसमें कलम के ऊपर, फराज ने कलम के ऊपर लिखा और बहुत से उन्होंने लिखा। तो कलम की तो अपनी एक हुर्मत है और रहनी चाहिए, और शायर व अदीब ने बहरहाल उसको अपना घर भी चलाना है, अपने अखराजात भी पूरे करने हैं, लेकिन वो हुर्मत पे हर्फ ना आना चाहिए। आपने सही फरमाया कि अल्लमल इंसान बिल कलम, इस पे तो हम यकीन रखते हैं और हमारे अक़ीदे और ईमान का हिस्सा है। तो कलम के ज़रिए जो चीज़ लोगों तक पहुंचती है और लोगों तक जो कम्युनिकेशन होती है, जो राब्ता होता है, उसमें सच अगर किसी की तारीफ़ में हो या किसी की मदहसराई में भी हो, तो
उसको माली लिहाज से उसको जोड़ना मेरे ख़्याल से जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। गो के ज़ाहिर है कि हर एक की जो अपनी लवाजमात हैं, ज़रूरियात हैं, वो भी तो ज़िंदगी के साथ साथ ही चलती हैं, लेकिन हुर्मत बरकरार रहनी चाहिए कलम की। ये बात मैं आपकी समझ पाया हूँ। हुर्मत कलम में समझ लीजिए कि एक कलम तो लिखने वाला ना, एक कलम में वो कता करना या काटना, कि हर चंद के इसमें हाथ हमारे कलम हुए वाली बात है। तो ख्वाबों की तश्कील के लिए हाथ कलम भी हो जाएं तो ज़माना उसकी कदर करता है, नहीं करता, या बहुत अरसे के बाद करता है। तो जो जिस दौर में वो गुज़र रहा होता है, जैसे हबीब जालिब हैं, उन्होंने जेलें भुगती, फैज़ साहब हैं, वो उन्होंने असीरी भुगताई। तो ये असीरी और ये जेल में जाना या ये सज़ा भुगतना, ये कलम को दो आतिशा कर देता है। ये मैंने तो अपनी किताब के सारे वर्क पे यही लिखा है, लिखते रहे जुनू की हिकायत खो चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। फिर आप देखिए फैज़ साहब ने बताया, लो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। तो कलम की हुर्मत तो लोगों ने रखी और सर कटा दिए हैं, लेकिन कलम को नहीं बेचा उन्होंने। और कलम को जैसे आपने कहा कि वो किसी की तारीफ़, देखिए कसीदा और हज तो हमेशा रहा है उर्दू अदब में, और कसीदा में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी की बेहतरी के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई काबिल तारीफ़ है तो उसकी तारीफ़ करना कोई बुरी बात नहीं है। फ़राग़ दिली इतनी होनी चाहिए कि सच्चाई को माने आदमी और उसकी तारीफ़ करे, लेकिन वो उसमें एग्ज़ैजरेशन नहीं होनी चाहिए। जब एग्ज़ैजरेशन हो जाती है तो फिर उसमें कोई ना कोई दूसरा पहलू भी आदमी सोच सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबूत के हम सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम या तनकीद बराए तनकीद करें, तो वो मुनासिब बात नहीं है। आप मतलब तारीफ़ कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं, उसकी एक हदूद होती हैं। कलम के डिजिटल होने से जमालियात खो गई है मेरे ख़्याल में। बिल्कुल, जमालियात का जो एक पहलू था, जो कलम पे जो किताबें और जो शेर लिखे गए, जो कलम की हुर्मत पे और कलम की पाकीज़गी पर और कलम की सच्चाई पे, वो मेरे ख़्याल में कहीं गुडमुड हो गई है। और डिजिटल में तो वो ना कलम का मज़ा रहा, ना सफ़े का, किताब के कागज़ का मज़ा रहा। बस वो एक गैर महसूस सी एक चीज़ है, गैर जज्बाती सी चीज़ है, उसमें कोई इमोशंस नहीं है। बस वो है, पढ़ लिया और थोड़ी सी नॉलेज हो गई, लेकिन उसमें कुछ डेप्थ नहीं होती, मैं समझता हूँ। गालिब ने जैसे कहा ना कि गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, यानी कलम के लिखने की जो आवाज़ है वो एक फ़रिश्ते की आमद है एक तरह से। तो आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो नौजवान नस्ल के लोग लिख रहे हैं, या वो कोई इसमें नवाए सरोश वाला कोई रंग नज़र आता है? नहीं, कई नौजवान शायर हैं जो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। फ़ारस रहमान हैं, ज़रियून हैं, नए लिखने वालों में अच्छे बच्चे लिख रहे हैं और अच्छी शायरी भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से अदब मतलब नसर भी अच्छी लिखी जा रही है, लेकिन बहुत कम काम है अभी। इसकी हमें ज़रूरत है कि इसको और प्रमोट करें और आगे लेके जाएं और लोगों में इसका एक पैदा करें, एक ज़ौक़ पैदा करें कि मुकाबले हों इसके, और लिखने के मुकाबले हों और लोग दूसरे को। लेकिन अब वो रवायतें ख़त्म होती जा रही हैं। लोग मुशायरे के शायर को शायर समझते हैं, बाकी को शायर नहीं समझते। क्या ख्याल है आपका? अब मुशायरा भी अभी मैं क्या कहूँ कि अब तो मुशायरे में वाह वाह की जगह तालियां बजती हैं। पहले लोग मसनदों पे और फ़र्शी नशिस्तों पे बैठते थे, अब कुर्सियों पे बैठते हैं। तो वो मुशायरे का जो है वो तकद्दुस था, या वो जो एक शमा महफिल होती थी, और या मुख्शा, वो भी सब मैं समझता हूँ कि अब डिजिटलाइज जिसको आप कह रहे हैं या मॉडर्न हो गया है, तो वो तालियां बजने में वो वाह वाह वाला तस्वुर तो नहीं आता है, ना वो तासुर आता है। या मुकर्रर या इरशाद हो या अता हो, वो चीज़ें लफ्ज़ ख़त्म हो चुके हैं। वो तालियां बज जाती हैं तो बड़ा कानों को गरा गुजरता है वो। दुरुस्त। तालियां सिर्फ एक ही बात पे बजनी चाहिए, और वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो उस पर ताली बजानी चाहिए, और अगर आपने कोई ऐसी बात कही है तो उस पर ताली के बजाय आवाज़ के ज़रिए उसकी दाद होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करता चलूँ अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए भी, कि ये जो लिटरेचर या अदब है,
ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखा जाता है और ज़ाहिर है कि किताबी शक्ल में भी आ जाता है या इशाती शक्ल में आप उसको कह लें, रसाइल के ज़रिए या किसी और प्रिंट के हवाले से। तो क्या आप ये इस बात को मानते हैं कि अदब पर इलाक़ाइयत आहिस्ता-आहिस्ता हावी हो रही है? ये बदकिस्मती है और मैं समझता हूँ ये शायद सिर्फ पाकिस्तान में ही ज़्यादा है ऐसा। वरना आप देखें अदब तो रूसी अदब आज भी उसी तरह है, फ्रांसीसी अदब है, जर्मन अदब है, इंग्लिश लिटरेचर है, लैटिन है। तो वो लोग आज भी पुराने नहीं हुए और आज भी वो आफाकियत की बात करते हैं। अगर रूसी मैक्सिम गोर्की है और माँ लिख रहा है या वो चेखोव लिख रहा है तो वो करेक्टर रेलेवेंट रहते हैं, आज भी रेलेवेंट हैं। ऐसे ही दूसरे अदीब हैं, जॉन पॉल सार्टर है और जितने भी आप कह लें, निश्चय है, वो जो पैगाम था वो तो हमेशा रेलेवेंट रहेगा और है। अब हमारे यहाँ इत्तेफाक ये हुआ कि वो थोड़ा सा कुछ लसानियत या अज़बियत कह लें उसमें। हालांकि अदब तो हर जगह है, सिंधी में बहुत 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 अदब है, बलोची में है, पंजाबी में बहुत ज़्यादा है, बुल्ले शाह और ये सब लोग। पश्तून में आपका रहमान बाबा वगैरह का कलाम बहुत है। लेकिन शायद वो शायद इलाकाई सतह से ज़्यादा उभर नहीं पाया या किसी वजूहत की तरफ, जो कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो या जो कुछ भी हो। लेकिन अदब तो हर जगह है और उसको तो ऊपर लाना चाहिए, चाहे वो किसी ज़बान में हो। उसका पैगाम तो एक ही है, वाक़ियत तो उसकी वही है कि वो हर कौम का, हर माशरे का, हर समाज का एक अपना अदब होता है, वो मुकम्मल होता है, वो उसको ऊपर लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब अनवार अहमद साहब। जी तो चाहता था अगर आपसे और भी तवील गुफ्तगू करें और हम कोशिश करेंगे कि किसी और नशस्त में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपसे बात की जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। और आखिर में कोई एक जुमला, कोई पैगाम जो ख़ास तौर पर नई नस्ल के नौजवानों के लिए जिनको लिटरेचर से दिलचस्पी है या जो लिखते हैं, तो उनको किताब छपवाने की उनके अंदर सकत या सलाहियत या इतने वसाइल नहीं हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहें? देखिए, किताब बहरहाल आनी चाहिए और ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि किताब अब छपवाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। लेकिन ना किताब एक तो महंगी हो गई है, कागज़ महंगा है, प्रिंटिंग महंगी है और फिर पब्लिशर्स का बहुत 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 बड़ा ज़्यादा हिस्सा वो ले लेते हैं, या फिर बुक स्टॉल्स पे जाती हैं तो वो कीमत नहीं देते या बहुत कम कीमत देते हैं। तो लिखने वाले के लिए पास तो बेचारे के पास कुछ नहीं आता है। और चलिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन अक्सर अदीब और शायर जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते। अच्छा, फिर पढ़ने वाला नहीं रह गया। अब जब पढ़ने वाला नहीं है तो किताबें महदूद तादाद में छपती हैं, उससे कीमत भी फिर ज़्यादा होती है और ख़रीदने वाला भी कोई नहीं होता है। तो वो बेचारे राइटर जो होता है, अदीब मुसन्निफ़ जो होता है, वो बेचारा तगोदो में ही रहता है, उसके अखराजात पूरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया अनवार अहमद साहब आपका कि आपने वक्त दिया इतना और बहुत अहम मौज़ूआत पे अपने ज़रिए ख़यालात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सुखन दरीचे हमारे इस प्रोग्राम का नाम है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इल्म और अदब से वाबस्ता लोगों के ख़यालात, उनकी अप्रोच, उनका विज़न वो आप तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इदरीस गाज़ी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सलामती टीवी का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँ कि मैंने इनको अक्सर देखा है किताबों की तकरीब रूनुमाई में और मुख्तलिफ़ किस्म की इजरा में और अदबी महफ़िलों में ये लोग कवरेज करते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। तो मैं इनकी इंतज़ामिया को और शहजाद साहब को, और आप तो बहरहाल हैं ही हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसको सिलसिले को जारी रखना चाहिए।